आज हम पीटर होलिक्स की महत्वपूर्ण कृति थिंक लेस डू मोर के गहन विचारों पर मंथन करेंगे। जीवन में कई बार हम किसी कार्य का श्री गणेश ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में यह धारणा घर कर जाती है कि इसे सर्वोत्तम तरीके से ही करना होगा। यह परफेक्ट की जिद हमें एक अदृश्य बंधन में जकड़ लेती है, जहां हम केवल सोचते रह जाते हैं, किंतु क्रियान्वयन शून्य रहता है। मनोविज्ञान में इस अवस्था को जड़ता, इनर्शिया या ठहराव कहते हैं। इस जड़ता का सरलतम और सबसे कारगर उपचार है अपने मानकों को थोड़ा नरम करना। कल्पना कीजिए, आप एक नई कला जैसे चित्रकला या गिटार वादन सीखना चाहते हैं। यदि आप पहली कूंची उठाते ही या पहला तार छेड़ते ही किसी पेशेवर उस्ताद जैसी महारत की अपेक्षा रखेंगे, तो संभवतः आप कभी शुरुआत ही न कर पाएं। आप स्वयं को अयोग्य मानकर रोक लेंगे, यह सोचकर कि पूर्णता के बिना कार्य करना व्यर्थ है। लेकिन यदि आप अपने मानदंड शिथिल करें और बस एक छोटा सा रेखाचित्र बना लें या एक सरल धुन गुनगुनाने का प्रयास करें, तो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक बार पहला कदम उठ जाए तो आगे बढ़ना अपने आप आसान हो जाता है। यही सिद्धांत बड़े और दुष्कर कार्यों पर भी लागू होता है। एक विशाल 10 पृष्ठों की रिपोर्ट का विचार भी हमें इतना बोझिल महसूस होता है कि हम उस पर काम टालने, प्रोक्रेस्टिनेट लगते हैं। यदि आप यह तय कर ले कि बस पहला पैराग्राफ लिखना है, भले ही वह कैसा भी हो, तो शुरुआत हो जाएगी। हमारा मस्तिष्क समाप्ति रेखा देखने में अधिक रुचि रखता है, पर जब वह देखता है कि मंजिल बहुत दूर है, तो वह डर जाता है। इस डर को दूर करने के लिए अपने पहले कदम को अत्यंत सरल बनाइए। यदि आप कसरत शुरू करना चाहते हैं, तो 1 घंटे के जोरदार वर्कआउट का लक्ष्य न रखें, बस यह सोचिए कि 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है। यह छोटा सा कार्य प्रायः और अधिक करने की सहज प्रेरणा जगा देता है। पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, अक्सर प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होता है। हमें यह भ्रांति रहती है कि पूर्णता एक एकाएक उपलब्धि है, जबकि सत्य यह है कि यह निरंतर प्रयासों और क्रमिक सुधार से आती है। पहला मसौदा, ड्राफ्ट, हमेशा त्रुटिपूर्ण होता है, पहली कोशिश साधारण होती है और पहला कदम हमेशा अस्थिर होता है। अगर आप इस वास्तविकता को स्वीकार कर लें और स्वयं को शुरुआती, औसत कार्य की अनुमति दें, तो आप जड़ता को परास्त कर सकते हैं। एक शिशु के चलने सीखने की प्रक्रिया पर विचार करें। क्या वह पहली बार में ही बिना गिरे दौड़ने लगता है? नहीं, वह लड़खड़ाता है, गिरता है, उठता है और धीरे धीरे चलने की कला सीखता है। यदि वह यह सोचे कि बिना गिरे नहीं चल सकता, तो वह कभी प्रयास ही नहीं करेगा। हमें भी इसी मानसिकता को अपनाने की आवश्यकता है। कुछ लोग मानते हैं कि कम मानक रखने से काम खराब होगा, पर यह असत्य है। शुरुआत करना ही किसी कार्य का सबसे कठिन अंश होता है, और जब आप इस अंश को सरल बना लेते हैं, तो आगे की यात्रा स्वतः सुगम हो जाती है। लिखना शुरू करने के बाद आप धीरे धीरे संपादित, एडिट कर सकते हैं। कसरत शुरू करने के बाद स्टेमिना बढ़ा सकते हैं और व्यवसाय शुरू करने के बाद सुधार कर सकते हैं। पर अगर आप केवल परफेक्ट शुरुआत के इंतजार में रहेंगे, तो शायद कभी शुरुआत ही न कर पाएं। अगली बार जब किसी कार्य का दबाव महसूस हो, तो मानदंड कम करें, लक्ष्य को छोटा करें, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ें और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को पूर्ण होने का अनावश्यक बोझ न दें। आपका एकमात्र दायित्व है शुरुआत करना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। एक बार आप गति, मोमेंटम में आ गए, तो जड़ता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। प्रेरणा नहीं, क्रिया ही कुंजी है। गति का सिद्धांत हमारी सामान्य धारणा यह है कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए पहले प्रेरणा, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हम सोचते हैं कि जब हमें इच्छाशक्ति महसूस होगी, तभी हम काम शुरू करेंगे, किंतु यह विचार वास्तविकता से कोसों दूर है। सत्य इसके विपरीत है। प्रेरणा का जन्म क्रिया, एक्शन से होता है। यानी यदि आप बिना इच्छाशक्ति के भी पहला कदम उठा लें, तो धीरे धीरे आपको स्वयं ही प्रेरणा मिलने लगेगी। जब आप किसी चीज को करना शुरू करते हैं, तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं और आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगता है। उदाहरणार्थ, आपको एक लंबी पुस्तक पढ़नी है, पर मन नहीं कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि मूड आने पर पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पन्ने पढ़ने की क्रिया कर दें,
तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस प्रक्रिया में डूबने लगेगा और आपको और पढ़ने की सहज इच्छा होगी। यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक कार्य पर लागू होता है, चाहे वह व्यायाम हो, अध्ययन हो, नौकरी हो या कोई नया कौशल सीखना। अगर आप शुरुआत कर लेंगे तो प्रेरणा स्वतः आ जाएगी। प्रेरणा की समस्या यह है कि यह एक अस्थायी, टेम्परेरी मनोदशा है। आप किसी प्रेरक वीडियो या भाषण से प्रेरित हो सकते हैं, पर वह प्रेरणा अधिक देर तक टिकती नहीं। यदि आप केवल प्रेरणा के भरोसे रहेंगे तो कुछ ही दिनों में फिर से सुस्त महसूस करने लगेंगे। इसके विपरीत, यदि आप कार्य करने की आदत बना लें तो आप प्रेरणा के बिना भी अपने लक्ष्यों को साध सकते हैं। कसरत इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। कई लोग जिम जाने का मूड आने का इंतजार करते हैं, जबकि अगर वे सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें तो उनका शरीर और मन धीरे धीरे उसमें रम जाएगा और उन्हें और व्यायाम करने की इच्छा होगी। जब आप किसी भी कार्य को करने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा उस ओर स्थानांतरित होने लगती है और प्रेरणा स्वतः उत्पन्न होने लगती है। सोचिए, आपने पहले कभी किसी काम में आलस्य महसूस किया होगा, लेकिन जब आपने किसी कारणवश उसे शुरू कर दिया तो आपको आनंद आने लगा। इसका कारण यही है कि क्रिया के बाद आपका मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करने के लिए ट्यून हो जाता है। कई बार शुरुआत में उबाऊपन, बोर्डम महसूस होता है, लेकिन अगर हम इसे जारी रखते हैं तो वह चीज धीरे धीरे रोचक लगने लगती है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब हम किसी गतिविधि में तल्लीन हो जाते हैं तो हमारा मन उसे पूरा करने की दिशा में काम करने लगता है। क्रियाशीलता का एक और लाभ यह है कि यह आपके अंदर के संदेह, सेल्फ डाउट और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को धीरे धीरे कम करती है। जब आप केवल सोचते रहते हैं कि कोई काम कठिन है तो वह और भी दुष्कर लगता है, लेकिन जब आप उसे करना शुरू करते हैं तो आपको महसूस होता है कि वह उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने सोचा था। क्रियाशीलता आपकी आत्मछवि, सेल्फ इमेज को भी रूपांतरित कर सकती है। अगर आप स्वयं को आलसी मानते हैं तो वैसा ही व्यवहार करेंगे, पर अगर आप सिर्फ 5 मिनट का कार्य कर लें तो आप अपने बारे में एक नई कहानी गढ़ सकते हैं। मैं वह व्यक्ति हूं जो बिना प्रेरणा के भी काम कर सकता है। यह सोच आपको और अधिक करने के लिए तत्पर करती है। प्रेरणा के लिए क्रिया क्यों आवश्यक है? इसे एक चक्र के रूप में देखा जा सकता है। क्रिया छोटा परिणाम, आत्मविश्वास अधिक करने की प्रेरणा, बड़ा बदलाव। सरल शब्दों में, अगर मन न होने के बावजूद आप किसी काम को शुरू कर देंगे तो कुछ ही देर में आपको उसमें रुचि आने लगेगी। बार बार ऐसा करने पर आपको प्रेरणा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप कार्य करेंगे और कार्य से ही प्रेरणा का जन्म होगा। जोखिम, रिस्क एक अवसर है, खतरा नहीं। जब हम जोखिम, रिस्क शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत डर उत्पन्न होता है। हमें लगता है कि कोई बड़ा कदम उठाया और वह असफल हुआ तो हम संकट में पड़ सकते हैं। यही विचार हमें कई नए अवसरों से विमुख रखता है। लेकिन वास्तविकता में जोखिम केवल खतरा नहीं है, बल्कि विकास, ग्रोथ का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। जब हम जोखिम को एक भयभीत करने वाली चीज की बजाय सीखने और आगे बढ़ने के एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो सकता है। विचार कीजिए, यदि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो उसे गिरने का जोखिम होता है। अगर वह केवल इस डर से कभी प्रयास ही न करे तो वह कभी भी साइकिल नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब वह यह जोखिम उठाता है, गिरता है, उठता है और पुनः प्रयास करता है तो एक दिन वह आराम से साइकिल चला लेता है। यह सिद्धांत हमारे पूरे जीवन पर लागू होता है। अधिकांश लोग सुरक्षित क्षेत्र, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां कोई जोखिम नहीं होता। पर इस सुरक्षित क्षेत्र में रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप कभी विकसित नहीं हो पाते। जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं या कोई नई चुनौती स्वीकार करते हैं तो जोखिम तो होता है, लेकिन उसके साथ ही सीखने और उन्नति के भी अपार अवसर होते हैं। जोखिम लेने का यह अर्थ नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठा लें। इसका तात्पर्य है कि आप परिकलित जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी आप पहले स्थिति का विश्लेषण करें, उसके लाभहानि को समझें और फिर एक सोच समझकर निर्णय लें। इस प्रकार जोखिम लेने से असफलता की संभावनाएं कम हो जाती है और सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। जोखिम को सहर्ष स्वीकारने, एम्ब्रेस
का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप बार बार छोटे छोटे जोखिम लेते हैं और उनसे सीखते हैं, तो आपके अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क असफलता को डरने वाली चीज नहीं, बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया मानने लगता है। यदि आप पेशेवर जीवन में देखें, तो सभी बड़े उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स और नेताओं ने कभी न कभी कोई बड़ा जोखिम लिया है। यदि वे जोखिम लेने से डरते, तो शायद वे आज उस शिखर तक नहीं पहुंच पाते। स्टीव जॉब्स ने जोखिम लिया और एप्पल को जन्म दिया। एलन मस्क ने जोखिम लिया और टेस्ला व स्पेसएक्स जैसी कंपनियां खड़ी कीं। प्रत्येक बड़ी सफलता के पीछे कुछ न कुछ जोखिम अवश्य होता है। इसी तरह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अगर हम हमेशा सुरक्षित खेल खेलने की कोशिश करेंगे, तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अस्वीकृति, रिजेक्शन के डर से अपने मन की बात कहने से डरता है, तो वह कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह जोखिम लेता है, तो या तो उसे सफलता मिलेगी या वह अस्वीकृति से कुछ नया सीखकर आगे बढ़ेगा। जोखिम लेने का मतलब यह भी नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। कई बार आप असफल भी होंगे, लेकिन यही असफलताएं आपको सिखाएंगी कि अगली बार चीजों को और बेहतर कैसे किया जाए। यदि आप जोखिम से डरते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। इसे एक खतरे की तरह न देखें, बल्कि एक अवसर मानें। जब भी कोई नया मौका मिले, तो केवल यह न सोचे कि इसमें क्या गलत हो सकता है, बल्कि यह भी सोचे कि अगर यह सही हो गया, तो आपको कितना लाभ होगा। यह सोचने की आदत आपको सक्रिय, प्रोएक्टिव बनाएगी और आप जीवन में अधिक अवसरों को भुना पाएंगे। जोखिम लेने से आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी सुधार होता है। जब आप कोई नई चुनौती स्वीकार करते हैं, तो आपको अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलना होता है और नए समाधान खोजने पड़ते हैं। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जिसमें जोखिम हो, तो सिर्फ डर की वजह से उसे अस्वीकार न करें। सोच समझकर विश्लेषण करें और अगर आपको लगे कि यह जोखिम उठाने लायक है, तो इसे अवश्य लें। हो सकता है कि यह आपका सबसे अच्छा निर्णय साबित हो और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए। क्या नहीं करना है कि शक्ति, डोंट डू लिस्ट। अक्सर हम अपने दिन को नियोजित करते समय एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, जिसमें हमें पूरे करने वाले सभी कार्य दर्ज होते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि दिन का अंत होते होते भी हमारी सूची के कई कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम उन चीजों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो हमें भटकाती है और एकाग्र नहीं रहने देती। इसी कारण हमें केवल टू डू लिस्ट ही नहीं, बल्कि एक डोंट डू लिस्ट भी बनानी चाहिए। यह एक ऐसी सूची है जिसमें वे सभी गतिविधियां शामिल होती है जिनसे हमें बचना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान सही जगह पर रहे और हम उत्पादक, प्रोडक्टिव रह सकें। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते ही फोन पर सोशल मीडिया खंगालना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट देखेंगे, पर जब घड़ी देखते हैं तो 30 से 40 मिनट निकल चुके होते हैं। इसी प्रकार यदि आप दिन भर में बार बार ईमेल देखते रहते हैं या हर छोटी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो आपकी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च होती है। डोंट डू लिस्ट ऐसी आदतों को पहचानने में मदद करती है जो आपके समय और उत्पादकता को नष्ट करती है। इस सूची को बनाने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि कौन कौन सी गतिविधियां आपका ध्यान भटकाती है। क्या आप हर छोटे ब्रेक में फोन देखते हैं? क्या आप अनावश्यक बैठकों में बहुत समय बर्बाद करते हैं? क्या आप बिना किसी योजना के सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताते हैं? इन सभी चीजों को नोट करें और अपनी डोंट डू लिस्ट में डाल दें। इससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि किन चीजों से परहेज करना है। इस सूची का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाती है। जब आपके पास यह स्पष्ट होता है कि आपको क्या नहीं करना है, तो आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सूची में लिखा है, मैं सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करूंगा, तो जब भी आपका मन फोन उठाने का करेगा, आपकी सूची आपको याद दिलाएगी कि यह आपकी प्राथमिकता नहीं है।
धीरे धीरे यह एक आदत बन जाएगी और आपकी उत्पादकता बढ़ने लगेगी। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ अधिक मेहनत करने से सफलता मिलती है, पर वास्तव में स्मार्ट तरीके से काम करना अधिक आवश्यक है। यदि आप केवल व्यस्त रहने की बजाय अपने समय का सही उपयोग करें, तो आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। डोंट डू लिस्ट आपको यह समझने में सहायता करती है कि कौन से काम केवल आपका समय बर्बाद कर रहे हैं और उनसे बचकर आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं। इसे और प्रभावी बनाने के लिए आप अपनी सूची को समय समय पर अद्यतन अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि केवल सोशल मीडिया ही ध्यान भटकाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप महसूस करें कि बार बार की अनावश्यक बैठकें भी आपका बहुत समय ले रही है। ऐसे में आपको अपनी सूची में यह भी जोड़ना होगा कि मैं बेकार की बैठकों में शामिल नहीं होऊंगा। इसी प्रकार आप अपने अनुभव के आधार पर अपनी सूची को परिमार्जित रिफाइन करते रहें। यह सूची केवल भटकावों से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपको भावनात्मक और मानसिक स्पष्टता इमोशनल एंड मेंटल क्लैरिटी भी प्रदान करती है। कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें न कह पाने की आदत होती है। यदि आपकी सूची में यह अंकित हो कि मैं ऐसे कार्यों के लिए हाँ नहीं कहूंगा जो मेरे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते, तो यह आपको अनावश्यक प्रतिबद्धताओं से बचा सकती है। यह सूची विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी रचनात्मक क्षेत्र में है, जहां गहन कार्य डीप वर्क सबसे जरूरी है, वह समय जब आप पूरी तरह केंद्रित होकर अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकें। यदि आपका ध्यान बार बार छोटे छोटे विकर्षणों से भटकता रहेगा, तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। डोंट डू लिस्ट आपको यह स्पष्टता देती है कि कौन से काम आपको टालने हैं, ताकि आप अपने सबसे जरूरी कार्यों पर पूर्ण ध्यान लगा सकें। यह सूची केवल पेशेवर जीवन के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत उपयोगी हो सकती है। यदि आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, तो सूची में लिख सकते हैं, मैं रात 11 बजे के बाद जंक फूड नहीं खाऊंगा। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ समय नहीं बिताऊंगा जो मेरी ऊर्जा क्षीण करते हैं। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि जितना जरूरी यह तय करना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी यह तय करना भी है कि क्या नहीं करना है। हम सभी के पास केवल 24 घंटे हैं, और अगर हम सही जगह अपनी ऊर्जा लगाना सीख लें, तो हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक छोटी सी डोंट डू लिस्ट बनाना अपने दिन को बेहतर और अधिक उत्पादक बनाने का एक सरल किंतु शक्तिशाली तरीका है। यदि आप इसे ईमानदारी से अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी दक्षता, एकाग्रता और समग्र खुशी बढ़ने लगती है। बर्नर लिस्ट प्राथमिकताओं का संगठन। हमारे जीवन में प्रत्येक दिन कई कार्य होते हैं, कुछ अत्यावश्यक तो कुछ कम महत्वपूर्ण, लेकिन अक्सर हम उन कार्यों में उलझे रहते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, और जो कार्य हमारे लिए वास्तव में सबसे अधिक मायने रखते हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं प्रायोरिटीज को सही ढंग से निर्धारित नहीं कर पाते। यहीं पर बर्नर लिस्ट की अवधारणा काम आती है। यह एक ऐसा सुव्यवस्थित तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण कार्यों को अलग अलग रख सकते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगे। बर्नर लिस्ट का विचार यह है कि आप अपने कार्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित करें, फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर। फ्रंट बर्नर सामने वाला बर्नर, यह वह श्रेणी है जिसमें वे चीजें आती है जो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिन पर आपको सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये वे कार्य होते हैं जो आपके बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सीधे तौर पर मदद करते हैं। बैक बर्नर पीछे वाला बर्नर, इस श्रेणी में वे चीजें आती है जो जरूरी तो है, लेकिन तत्काल उन पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये वे कार्य हो सकते हैं जिन्हें आप बाद में कर सकते हैं, या जो उतने गंभीर क्रिटिकल नहीं है। इसकी कल्पना ऐसे करें कि आप एक रसोइया है और रसोई में कई व्यंजन एक साथ बना रहे हैं। एक चूल्हे पर कुछ पक रहा है जिसे लगातार चलाते रहना है ताकि वह जले नहीं, यह आपका फ्रंट बर्नर है। वहीं कुछ चीजें धीमी आंच पर रखी हुई है जिन्हें समय आने पर देखा जा सकता है, यह आपका बैक बर्नर है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं,
तो हम अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित